चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इस क्वेश्चन को देखिए एंड पढ़िए। यहां पर एनालाइज दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, इन स्टेटमेंट्स को आपको एनालाइज करना है, इन स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, डिटरमाइन विच आर करेक्ट और इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपको पहचानना है। तो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इन ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द बायर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एग्जीक्यूशन रेट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी। बी कहता है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इंक्लूड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड वेरिंग लेवल्स ऑफ रिस्क। थर्ड, premium for a forward contract is determined by factors such as strike price and volatility of exchange rates. उसके बाद में 4 कहता है writer of a plain vanilla option assume no market risk while providing buyer with the potential for unlimited gain. Statement 1 and 2 करेक्ट है। B कहता है statement 1 and 3 are correct. C कहता है statement 2 and 4 are correct. D all statements are incorrect. इसमें से किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा। तो यहां पर पढ़िए ध्यान से और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलिए। इसमें हमें कहां पर टिक करना है, तो यहां पर ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, है ना, सारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पर अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट इज फिक्स्ड एट द करंट मार्केट, जो कोटेशंस हैं यहां पर, है ना, जो करंट मार्केट कोटेशंस हैं उसके बेसिस पर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर एग्जीक्यूट होते हैं। डज नॉट अलाउ रेट चॉइस टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर रेट चॉइस यहां पर नहीं मिलती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है चूज करने की वो नहीं मिलेगी यहां पर। उसके बाद में सेकंड, है ना, अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर सिंपल डू नॉट हैव वेरिएशंस, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इंक्लूड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो यहां पर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहां पर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिंपल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है यहां पर, एंड वेरिंग द लेवल ऑफ रिस्क। उसके बाद में तीसरी जो स्टेटमेंट है, प्रीमियम फॉर ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर सच एज स्ट्राइक प्राइस एंड वॉलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज। तो तीसरी स्टेटमेंट है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्रीमियम है वो डिटरमाइन की जाती है, इसमें कई फैक्टर आते हैं जिसमें स्ट्राइक प्राइस आता है, वॉलेटिलिटी आते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह क्या आना चाहिए, यहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह यहां पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या आएगा यहां पर, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहां पर स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी, है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है यहां पर कि वॉलेटिलिटी कितनी है, स्ट्राइक प्राइस कितनी है यहां पर। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहां पर गलत यूज किया गया है क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रीमियम वाला सिस्टम होता नहीं है यहां पर। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखोगे, द राइटर ऑफ ए प्लेन वनीला ऑप्शन अज्यूम नो मार्केट रिस्क। तो क्या ऐसा है यहां पर, तो अगर राइटर या सेलर ऑफ ऑप्शन कैन फेस अनलिमिटेड रिस्क यहां पर, है ना, जो भी यहां पर राइटर है, राइटर कौन होता है, राइटर यहां पर सेलर होता है, और सेलर के पास में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो मार्केट रिस्क है वो अनलिमिटेड होता है यहां पर, ठीक है। तो फेस अनलिमिटेड मार्केट रिस्क, ना कि नो मार्केट रिस्क। यहां पर जो नो मार्केट रिस्क लिखा हुआ है गलत है। यहां पर जो प्लेन वनीला ऑप्शंस है उसमें यहां पर अनलिमिटेड मार्केट रिस्क होता है। राइटर कौन होता है, राइटर होता है यहां पर सेलर, सेलर को राइटर कहते हैं यहां पर। इसलिए चारों की चारों जो स्टेटमेंट हैं वो यहां पर इनकरेक्ट है। चलिए आ जाते हैं हम लोग, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोथ इंक्लूड ए फी पेबल अपफ्रंट। सेकंड कहता है इन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोथ द बायर एंड सेलर हैव मार्केट रिस्क एज लॉन्ग एज द मार्केट रिमेन लिक्विड। थर्ड स्टेटमेंट है ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू स्ट्रक्चर क्रेडिट प्रोडक्ट सच एज कन्वर्टिबल बॉन्ड्स which can affect the pricing of the bond. 4, there is an element of market risk in both plain vanilla option and structured product derived from options.
स्टेटमेंट ए कहती है स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है यहां पर, बी स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट, सी स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, डी स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, इनमें से कौन सा है फाइंड कीजिए। तो भाई यहां पर अगर इसमें आप फाइंड आउट करोगे तो 1, 2 एंड 4 इनकरेक्ट है, एक गलत है, 2 गलत है, 4 गलत है, जो थर्ड है वो सही है यहां पर। ठीक है, ऑप्शन कैन बी यूज टू स्ट्रक्चर क्रेडिट प्रोडक्ट कन्वर्टिबल बॉन्ड्स विच कैन अफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ द बॉन्ड्स। यहां पर अब ये जो पहली स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? तो देयर इज नो फी फॉर ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज बैंक मार्जिन इज इंक्लूडेड। तो यहां पर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें एक मार्जिन अमाउंट यहां पर एप्लीकेबल होती है। यहां पर क्या होता है, मार्जिन अमाउंट एप्लीकेबल होती है। और जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें यहां पर प्रीमियम अमाउंट पे करनी पड़ती है, और प्रीमियम अमाउंट यहां पर एज ए अपफ्रंट फी होती है यहां पर। ठीक है, जो ऑप्शन है, ऑप्शन में एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रीमियम अमाउंट पे करनी होती है, और प्रीमियम अमाउंट अपफ्रंट पेमेंट का काम करता है यहां पर। तो दोनों में अलग अलग होता है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर। उसके बाद में सेकंड, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोथ बायर एंड सेलर हैव मार्केट रिस्क एज लॉन्ग एज द मार्केट रिमेन्स लिक्विड। अगर यहां पर मार्केट लिक्विड है, यानी मार्केट में जब भी आप सिक्योरिटीज को सेल करने जाएंगे वहां पर आप उसको सेल कर पाएंगे, वो लिक्विडेट हो जाएगी यहां पर। तो बायर एंड सेलर दोनों के लिए यहां पर मार्केट रिस्क है। ठीक है, तो ऐसे केस में यहां पर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, बायर हैज अनलिमिटेड, जो बायर हैज लिमिटेड रिस्क। तो ध्यान रखना, जो भी यहां पर बायर होगा, बायर के पास में लिमिटेड रिस्क होता है। अभी हमने क्लास में बात की थी ना कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बायर है उसके पास में लिमिटेड रिस्क होता है। यहां पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बायर के पास में लिमिटेड रिस्क होता है यहां पर। और अगर हम सेलर की बात करते हैं तो सेलर के पास में यहां पर अनलिमिटेड रिस्क होता है यहां पर। और ये दोनों को एक ही पायदान पर लेकर आ रहा है यहां पर। ठीक है, ये दोनों को एक ही सिचुएशन पर लेकर आ रहा है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है यहां पर। बायर के लिए लिमिटेड रिस्क होता है और जो सेलर है, सेलर के लिए अनलिमिटेड रिस्क होता है यहां पर। इसलिए ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है दूसरे वाली। तीसरे वाली तो हमारी सही है। अब फोर्थ वाली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है यहां पर? देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केट रिस्क इन बोथ प्लेन वनीला ऑप्शन एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम द ऑप्शंस। तो भाई देयर इज नो मार्केट रिस्क इन प्लेन वनीला ऑप्शन। ठीक है, जो प्लेन वनीला ऑप्शंस हैं उसमें यहां पर मार्केट रिस्क नहीं है, बट जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट होते हैं उसमें अगर होल्डर की बात करते हैं तो यहां पर उसके लिए रिस्क हो सकता है यहां पर। ठीक है, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए वहां पर रिस्क अराइज हो सकता है। जो भी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट होल्डर होंगे यहां पर उनके लिए रिस्क अराइज हो सकता है। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें उनके लिए वहां पर रिस्क क्रिएट हो सकता है यहां पर, तो जिसके बारे में उनको नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ वाली जो स्टेटमेंट है वो यहां पर रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नहीं, ऑप्शंस के हिसाब से आपको चूज करना है, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा बैठ रहा है। ठीक है, क्योंकि ओनली 3 तो कहीं पर है नहीं इसमें। ठीक है, चारों ऑप्शन में ओनली 3 तो कहीं लिखा हुआ है नहीं। तो ऐसे केस में जो यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बैठेगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आप चूज करेंगे। तो अगर आप इनकरेक्ट चूज कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? 3 ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट तरीके से आपका यहां पर जो 3 है वो सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 अगर रॉन्ग हो जाता है तो। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहां पर, इवेल्युएट द स्टेटमेंट्स बिलो अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिकेट विच वंस आर करेक्ट और इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है यहां पर, है ना? कौन सा सही है कौन सा गलत है? ये किसके बारे में है? ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है यहां पर, है ना? ये किसको लेकर है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहां पर बात कर रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है यहां पर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अनलाइक forward contract allow for settlement of contract at any chosen date by the buyer or seller. Second, in a future contract for currency, if the spot rate at settlement is better for the buyer than futures rate, the seller incurs loss.
थर्ड, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट मार्क्ड टू मार्केट डेली विद डिफरेंशिएट them from forward contract. Currency futures in India for USD INR began trading well before the introduction of futures for Euro INR, GBP INR and JPY INR. इसको पढ़िए, इसको देखिए, इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा, इसमें पहचानिए। तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है 1 और 3 इनकरेक्ट है, तो इसमें करेक्ट इनकरेक्ट है, तो हमने यहां पर इनकरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। 1 और 3 हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। 1 और 3 इनकरेक्ट हैं अगर हमारी, तो क्यों इनकरेक्ट है 1 और 3? तो सबसे पहली बात, यहां पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, अनलाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अलाउ फॉर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट एनी चूजन डेट बाय द बायर और सेलर। क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ होता है? यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या बायर एंड सेलर अपनी मर्जी से डेट चूज कर सकते हैं? नहीं चूज कर सकते यहां पर, है ना, अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते यहां पर। वैसे इसमें बी भी हो जाएगा, 2 और 4 करेक्ट है यहां पर। अगर 1 और 3 इनकरेक्ट है तो 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। बी भी सही है, बी और सी दोनों सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। चलिए, उसके बाद में ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग होगी यहां पर कि क्योंकि जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज स्टैंडर्डाइज होता है। यहां पर एक्सपायरी डेट एक्सचेंज की तरफ से डिफाइन होता है। जो एक्सपायरी डेट है वो कौन बताता है? यहां पर एक्सचेंज की तरफ से एक्सपायरी डेट यहां पर डिफाइन की जाती है। तो बायर एंड सेलर अपनी मर्जी से लॉट साइज या एक्सपायरी डेट को चूज नहीं कर सकते। यहां पर बायर एंड सेलर के हाथ में नहीं होता फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डेट को चूज करना यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसलिए गलत है ये, इसलिए रॉन्ग है। चलो, 2 तो हमारी सही है, 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में थर्ड वाली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है हमारी? इन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर करेंसी इफ द स्पॉट रेट एट सेटलमेंट इज बेटर फॉर द बायर देन द फ्यूचर रेट द सेलर इनकर्स लॉस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट मार्क टू मार्केट डेली, तो गलत बात है ये भाई। यहां पर जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें डेली बेसिस पर M2M कैलकुलेट होता है। यहां पर जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, यहां पर जितने भी सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं वहां पर डेली बेसिस पर M2M यहां पर होता है। अगर आप में से किसी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया होगा तो डेली बेसिस पर जो भी प्लस माइनस होता है, जितना भी प्राइस अप डाउन हुआ है उसके हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है M2M। या तो आपको M2M मिलेगा या आपको M2M देना पड़ेगा, या तो पैसा मिलेगा आपको या पैसा देना पड़ेगा। डेली बेसिस पर सेटलमेंट होता है यहाँ पर, तो जो नोट लगाया है उसकी वजह से गलत स्टेटमेंट गलत हो जाती है यहाँ पर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर नीडेड मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पर मार्क टू मार्केट यहाँ पर है ना। M2M का जो सेटलमेंट है वो डेली बेसिस पर होता है ना। दिस इज करेक्ट, 4 वाली तो करेक्ट ही है। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। यहाँ पर अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी है तो तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। यहां पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट देयर एक्यूरेसी। यहां पर भी हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, 4 स्टेटमेंट हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर directly between two parties without the involvement of a future exchange. B कहता है यहां पर interest rate futures are hedging tool that can protect against the risk of interest rate increasing. Third, the performance of a future contract is guaranteed by futures exchange which mitigate counterparty risk. 4, currency futures are standardized contract that can be traded on the basis of ARR, alternate reference rate like the LIBOR. Here ऑप्शन ए कहता है स्टेटमेंट 1, 2 and 4 आर करेक्ट है। बी कहता है स्टेटमेंट 2 and 3 करेक्ट है। सी कहता है स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट इनकरेक्ट, और डी कहता है स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर करेक्ट। इसमें से किसके ऊपर टिक करें? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 3 स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, 2 सही है, 3 सही है। अब ये गलत क्यों है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर। क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी पर ट्रेड करते हैं? नहीं, ओटीसी पर ट्रेड करते हैं आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड करते हैं ओटीसी पर। ठीक है,
यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं यहां पर, है ना, ये तो कहां पर एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। उसके बाद में फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ हमारा रॉन्ग क्यों है? तो यहां पर फोर्थ स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है यहां पर क्योंकि करेंसी फ्यूचर्स आर ट्रेडेड बेस्ड ऑन दी एक्चुअल एक्सचेंज रेट। जितने भी आपके फ्यूचर करेंसीज ट्रेड करती हैं मार्केट में, वो किसके बेसिस पर? जो भी एक्सचेंज एक्चुअल एक्सचेंज रेट चल रहे हैं उसके ऊपर ट्रेड करता है यहां पर, है ना। जो भी एक्चुअल एक्सचेंज रेट है यहां पर उसके ऊपर ट्रेड करेगा यहां पर, ना कि लिबोर या एआरआर, है ना। लिबोर या एआरआर का रेफरेंस यहां पर नहीं लिया जाता है। जो लिबोर का यूज होगा या एआरआर अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट का इस्तेमाल होगा, उसका यूज किया जाता है यहां पर जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है। कहां पर यूज करेंगे? इंटरेस्ट रेट स्वैप में यूज करेंगे यहां पर एआरआर का, ना कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में या जो करेंसी फ्यूचर्स है यहां पर, इसमें यूज नहीं करते यहां पर। इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर, फोर्थ वाली हमारी, ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकालिए और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड इंडिकेट विच आर करेक्ट और इनकरेक्ट। यहां पर इंटरेस्ट रेट स्वैप को लेकर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फर्स्ट, इन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप इफ ए कंपनी हैज फ्लोटिंग रेट पेमेंट they cannot enter into a swap to receive a fixed rate. Second, the notional amount in an interest rate swap is amount that the fixed and floating rate payments are calculated on and it is exchanged between the parties. Third, a plain vanilla interest rate swap involve a company with a fixed rate payment swapping to receive a floating rate payment linked to a benchmark rate. Four, LIBOR is the most popular benchmark rate used in India for determining interest rate swap. ऑप्शन ए कहता है यहां पर कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 करेक्ट है यहां पर, ठीक है। बी कहता है 1 एंड 4, सी 2, 3, डी कहता है 1, 2 एंड 3। तो यहां पर 1 एंड 4 इनकरेक्ट है हमारी, है ना। 1 एंड 4 इनकरेक्ट है, 2 एंड 3 करेक्ट है। तो इसमें भी ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बी और सी दोनों करेक्ट हैं, बी और सी के ऊपर टिक कर देंगे यहां पर। अब 1 और 4 इनकरेक्ट क्यों है यहां पर, है ना, 1 गलत क्यों है? तो इंटरेस्ट रेट स्वैप इफ ए कंपनी हैज ए फ्लोटिंग रेट पेमेंट, अगर कंपनी के पास में फ्लोटिंग रेट पेमेंट है, कैन इंडीड एंटर इनटू ए स्वैप। तो यहां पर ये जो कैन नॉट यूज किया गया ना, ये गलत है, यहां पर नोट हटेगा यहां, है ना। कैन एंटर इनटू ए स्वैप टू रिसीव फिक्स्ड रेट, यहां पर तो इसको यहां पर बेसिस स्वैप भी बोलते हैं, यहां पर बेसिस स्वैप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर जो नोट शब्द यूज किया गया है उसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर। चलिए सेकंड तो हमारी सही है, सेकंड तो ठीक ही है, और जो थर्ड है वो भी ठीक है। उसके बाद में 4 रॉन्ग है। चौथे नंबर की गलत क्यों है? लिबोर इज द मोस्ट पॉपुलर बेंचमार्क यहां पर। तो भाई आज के टाइम में अगर आप देखोगे इन इंडिया किसका यूज करते हैं? इंडिया में जो पॉपुलर बेंचमार्क है वो लिबोर नहीं है, इंडिया में यूज होता है मीबोर, है ना। इंडिया में कौन सा रेट यूज होता है? मीबोर का यूज करते हैं। मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट कॉमनली यूज किया जाता है यहां पर, ठीक है, लिबोर का नहीं। और इंटरनेशनल लेवल पर जो रेट अब यूज होता है, इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल होता है ARR, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, इंटरनेशनल लेवल पर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं यहां पर, ठीक है। तो दीज आर दी 5 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, है ना। जब क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के होते हैं तो उनका क्वेश्चंस के नंबर थोड़े कम ही रहते हैं यहां पर। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं यहां पर, ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं यहां पर, क्योंकि इसमें हर स्टेटमेंट को एनालाइज करना की रिक्वायरमेंट होती है यहां पर। तो कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, मेरे साथ में जरूर शेयर करें। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है वो भी जरूर शेयर करें। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा, उतना आपको फायदा मिलेगा यहां पर, ठीक है। और लगातार हम आपको BFM की जो पेड क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर 9 PM पर। डेली आपके लिए आ रही हैं क्लासेस 9 PM पर, डेली बेसिस पर आपको 9 PM पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए यहां पर बाइंग ए कॉल ऑप्शन ऑन करेंसी Y अगेंस्ट करेंसी X इज सेम एज, अगर यहां पर एक कॉल ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं
बाइंग ए कॉल ऑप्शन, अगर एक कॉल ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं ऑन करेंसी वाई अगेंस्ट करेंसी एक्स, ठीक है, तो ऐसे केस में ये सेम कहलाएगा, ये सेम है एज बाइंग ए पुट ऑन करेंसी एक्स अगेंस्ट करेंसी अगेंस्ट वाई, सेलिंग ए पुट ऑन एक्स अगेंस्ट वाई, सेलिंग ए कॉल ऑन एक्स अगेंस्ट वाई, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहां पर अगर यहां पर किसी कॉल ऑप्शंस को बाय कर रहा है ना, किसी कॉल ऑप्शंस को अगर बाय किया जा रहा है तो वो इनमें से किसके बराबर होगा, है ना, करेंसी वाई को करेंसी एक्स के अगेंस्ट में अगर यहां पर बाय कर रहे हैं तो दिस इज बाइंग ए पुट ऑन करेंसी एक्स अगेंस्ट करेंसी वाई। तो अगर यहां पर कोई कॉल ऑप्शन है ना करेंसी वाई अगेंस्ट करेंसी एक्स बाय कर रहे हैं तो इसका जो पुट ऑप्शन है वो एकदम अपोजिट हो जाएगा, करेंसी एक्स अगेंस्ट करेंसी वाई। तो यहां पर हम किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को और उसके साथ साथ आंसर करते चलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 एक कह सकते हैं डीप क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं, यहाँ पर जो ट्रेडर हैं वो कुछ स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं, तो वहीं पर एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है स्ट्रैडल स्ट्रेटजी। अगर हम स्ट्रैडल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, स्ट्रैडल इन मनी मार्केट इज रेफर टू, तो स्ट्रैडल का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, अगर मनी मार्केट है उसमें स्ट्रैडल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का यूज करेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, तो कॉल ऑप्शन वियर स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, बी कहता है पुट ऑप्शन वियर स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, ऑप्शन सी कहता है कॉल एंड पुट ऑप्शंस विद आइडेंटिकल स्ट्राइक प्राइस, एंड डी कहता है यहां पर नन ऑफ द अबव। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो आप शेयर करते चलिए। ठीक है, मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलिए यहां पर। चलिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं यहां पर। तो जो स्ट्रैडल है ना, उसमें क्या होगा यहां पर, ये एक ऐसा न्यूट्रल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन स्ट्रेटजी है जिसमें यहां पर क्या करता है, कोई भी इन्वेस्टर सिमल्टेनियसली बाइंग बोथ पुट ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शन फॉर अंडरलाइंग सिक्योरिटी विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड द सेम एक्सपायरी डेट। ठीक है, कोई भी यहां पर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बायर होता है, ठीक है, जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बायर होगा वो सेम एक्सपायरी डेट का, है ना, क्या करेगा, सेम एक्सपायरी डेट का, और जो भी सेम एक्सपायरी डेट है सेम स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, तो यहां पर कॉल ऑप्शन भी बाय करेगा और पुट ऑप्शंस भी बाय करेगा। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस दोनों में यहां पर क्या करेगा, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में अपनी जो स्ट्रेटजी बनाएगा। अगर इसको चार्ट पर देखेंगे तो चार्ट पर ये कैसे बनेगा, ठीक है, चार्ट पर ये इस तरीके से अपना जो यहां पर बनाएगा, ठीक है, चार्ट पर इस तरीके से ये ड्रॉ होगा यहां पर। तो जो कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन हैं दोनों के दोनों यहां पर कॉल ऑप्शन भी बाय करेगा और साथ में प्लस पुट ऑप्शन भी बाय करेगा, तो स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगा, यहां पर स्ट्राइक प्राइस सेम रहने वाला है, और जो एक्सपायरी डेट है एक्सपायरी डेट भी यहां पर सेम रहेगी, दोनों की एक्सपायरी डेट भी यहां पर दोनों की सेम रखेगा। तो इसके लिए जो यूज होगा यहां पर वो कौन सा है, इसके लिए जो इस्तेमाल होगा उसे बोलते हैं स्ट्रैडल स्ट्रेटजी। ठीक है, बाय करता है पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन फॉर दी अंडरलाइंग सिक्योरिटी, सेम स्ट्राइक प्राइस सेम एक्सपायरी डेट। यहां पर इससे क्या होता है कि समय के साथ साथ, है ना, क्या होता है कि जो प्राइस है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को क्यों बाय कर रहा है कि भाई जो सिक्योरिटी का प्राइस है या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या वो नीचे की तरफ जाएगा। इसमें लॉस तभी होगा अगर प्राइस वहीं पर रह गया, है ना, अगर किसी अंडरलाइंग एसेट्स का जो प्राइस है अगर वो सेम यहीं पर रह गया, ठीक है, तो उसको लॉस हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। यहां पर अगर प्राइस ऊपर की तरफ भागा तो तब भी इसको फायदा होगा, अगर प्राइस नीचे की तरफ गया तब भी इसको बेनिफिट मिलेगा, यहां पर ये पैसा कमा लेगा। इसको लॉस होने के चांसेस एक तभी है यहां पर अगर प्राइस यहां पर रह जाता है बीच में, है ना, मान लेते हैं यहां इस रेट पर इसने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को स्ट्राइक प्राइस पर बाई कर लिया,
ठीक है, और जो स्पॉट प्राइस है वो यहीं पर रह गया, मार्केट प्राइस यहीं पर रह गया, ठीक है, ना बढ़ा ना घटा यहाँ पर पूरे महीने, ना बढ़ा ना घटा एक्सपायरी डेट तक। तो इसका कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में दिस इज नोन एज स्ट्रेडल स्ट्रेटजी, इसको स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉल एंड पुट ऑप्शन विद आइडेंटिकल स्ट्राइक प्राइस। तो यहां पर दोनों के लिए, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के लिए, दोनों के लिए जो आइडेंटिकल यानी सेम स्ट्राइक प्राइस पर बाई करता है सेम एक्सपायरी डेट के लिए, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखोगे कि भाई किसी ने जो पुट ऑप्शंस है, पुट ऑप्शन बाई कर लिया, स्ट्राइक प्राइस क्या है 83.8000 में, तो यहां पर जो प्रीमियम है इसके लिए इसने पे कर दी 0.15, एक्सपायरी डेट 24 मार्च। और सेम पर्सन ने यहां पर पुट भी बाय कर लिया यहां पर 83.8000 में, यहां पर प्रीमियम के पे कर दिया इसने कितना 0.08, है ना, और ये इसकी भी एक्सपायरी डेट क्या है 24 मार्च है। तो इसकी पॉकेट से कितना गया यहां पर, इसकी पॉकेट से यहां पर 23 पैसा गया, टोटल कितना गया 23 पैसा। तो अगर यहां पर जो प्राइस है अगर वो किसी भी तरफ मूव कर गया, मान लेते हैं 83 से अगर ये यहां पर 82 आ गया तो तब भी इसको फायदा हो जाएगा। अगर ये 83 से 84.5 चला गया तो इसको तब भी बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पर, चाहे वो अप जाए और चाहे यहाँ पर डाउन जाए, लेकिन कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए, या तो अप जाए या डाउन जाए, इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी फायदा होता है स्ट्रेडल स्ट्रेटजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें ये डिटेल है आपका, है ना, ये डिटेल दी गई है, इसके बेसिस पर इसको कैलकुलेट करना है। ए डीलर बिलीव्स दैट the spot rate for the dollar will rise 84.00 by 24th of March 2024. So he decided to buy at money call options. If his expectation is correct, his profit from buying call option for USD 1.5 million will be how much INR? 80,000, 75,000, 1 lakh या 90,000? इनमें से कितना होगा यहां पर, इनमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो भाई यहां पर अगेन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एक डीलर है, ठीक है, उसे वो बिलीव कर रहा है, यहां पर उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो स्पॉट रेट है डॉलर का वो 24 मार्च जो है, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, स्पॉट रेट ऑफ द डॉलर विल बी राइज 84.00 बाय 24th ऑफ मार्च। तो ही डिसाइड टू बाई ए मनी कॉल ऑप्शंस। तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक कॉल बाई करूंगा यहां पर यूएसडी आईएनआर की, किस जो स्ट्राइक प्राइस है कितना चल रहा है अभी 83.8000 पर। तो इसके लिए प्रीमियम कितनी पे कर रहे हैं 0.15, ठीक है। एक्सपायर कब होगा 24 मार्च को, और इसको 24 मार्च को क्या लग रहा है कि स्ट्राइक प्राइस ये है यहां पर, तो प्राइस स्पॉट प्राइस यहां तक चला जाएगा यहां पर, ये इसको लग रहा है। मान लेते हैं कि इसकी जो बात है वो करेक्ट हो जाती है, इसकी बात सही हो जाती है यहां पर, ठीक है। तो रेट जो है वो कितना चला गया 84.0000 ये चला गया। अब यहां पर स्ट्राइक प्राइस क्या था 83.8000 ये था यहां पर रेट। तो इसको बेनिफिट कितना हुआ, इसको बेनिफिट हुआ है यहां पर, इसको बेनिफिट हुआ है यहां पर 2000, है ना, 0 पॉइंट, ये यानी इसको 20 पैसे का बेनिफिट हुआ है ना। इसको कितना 20 पैसे का बेनिफिट हुआ है, 20 पैसे का बेनिफिट हुआ है। इसका खर्चा कितना आया है, इसका खर्चा आया है यहां पर 15 पैसे का, क्योंकि इसने 15 पैसे की प्रीमियम अपनी पॉकेट से पे की है। तो इसको रिसीव ये हो रहा है और पे किया है इसने कितना यहां पर 0.15। तो बीच का डिफरेंस कितना आया, बीच का डिफरेंस आया 0.05। तो इसका प्रॉफिट कितना है यहां पर 5 पैसे पर डॉलर के हिसाब से प्रॉफिट है। कितने डॉलर में इसने यहां पर डील की है, तो इसने 1.5 मिलियन डॉलर में यहां पर डील की है। तो 1.5 मिलियन डॉलर का मतलब है यहां पर 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो यहां पर 1.5 मल्टीप्लाई 10 लाख, ठीक है, 10 लाख से मल्टीपल करोगे तो ये नंबर में आ जाएगा। उसके बाद में पर डॉलर कितने का है यहां पर डॉलर यहां पर जो फायदा हो रहा है 0.05 का हो रहा है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर 1.5 मल्टीप्लाई 10 लाख 10 लाख हो गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 तो कितना आया, तो यहां पर वैल्यू निकल कर आ गई 75,000। तो इसको जो फायदा हुआ है वो कितने का 75,000 रुपए का फायदा हुआ है। तो इसमें हम किसके ऊपर यहां पर टिक करेंगे, बी के ऊपर। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो ये यहां पर इस तरीके से
जब भी हम ट्रेड करते हैं तो इस तरीके से यहां पर कैलकुलेशन कर लेंगे कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो ये 4 मार्क्स की 4 नंबर की एक केस स्टडी थी यहां पर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस की। चलिए एक थ्योरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एंड थ्योरिकल क्वेश्चन ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक्स ऑफ बेंचमार्क रेट्स एंड स्वैप्स इन इंडिया एंड आइडेंटिफाइड द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट मिबोर इज यूज्ड एज ए बेंचमार्क रेट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लेंडिंग इन इंडिया। सेकेंड, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड यानी FBIL इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग दी मिबोर। थर्ड कहता है कॉर्पोरेट्स इन इंडिया आर परमिटेड टू यूज मिफोर एज ए बेंचमार्क रेट फॉर देयर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। एंड फोर, an interest rate swap is an non-OTC instrument and does not involve exchange of the principal amount। तो we have 4 स्टेटमेंट। चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में बताइए इनमें से आंसर कौन सा होगा। 1 and 2 आर करेक्ट, बी कहता है 2 and 3 आर करेक्ट, सी कहता है 1, 2 and 4 आर करेक्ट, डी कहता है 3 and 4 आर करेक्ट। कौन सा है जो इसमें से करेक्ट होगा? तो यस, यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है यहां पर, ठीक है। मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट का इस्तेमाल किया जाता है एज ए बेंचमार्क रेट के तौर पर। यह कहां पर? इंडिया में यूज होता है। जो भी यहां पर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लैंडिंग है इंडिया में, जो भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लैंडिंग होगी इंडिया में, उसके बाद में यहां पर ये जो रेट हैं ये कहां पर मिल जाएंगे? ये सारे जो बेंचमार्क रेट है इसके लिए FBIL है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड है, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है यहां पर इस रेट को पब्लिश करने के लिए। तो FBIL के वेबसाइट पर विजिट करोगे तो ये रेट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में कॉर्पोरेट इन इंडिया आर परमिटेड टू यूज मी4, है ना। तो भाई यहां पर अगर हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, नेक्स्ट जो RBI हैज परमिटेड, ठीक है, यहां पर किसकी जो कॉर्पोरेट शब्द यूज किया गया है, कॉर्पोरेट की जगह कौन होगा यहां पर? RBI हैज परमिटेड मी4 टू बी यूज एज ए बेंचमार्क रेट, ठीक है। तो यहां पर कॉर्पोरेट नहीं है, कौन है? RBI परमिटेड है मी4 का इस्तेमाल करने के लिए बेंचमार्क रेट में, जब भी यहां पर इंटरबैंक डीलिंग हो रही है। जब भी यहां पर क्या होगी? इंटरबैंक डीलिंग होगी, तो उस टाइम पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर, ठीक है, इंटरेस्ट रेट स्वैप के तौर पर। वहीं पर फोर्थ वाली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? इंटरेस्ट रेट स्वैप इज नॉन OTC इंस्ट्रूमेंट एंड डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आर इंडीड OTC इंस्ट्रूमेंट, है ना। ये जो नॉन OTC की बात कर रहे हैं, दीज आर इंडीड OTC इंस्ट्रूमेंट। एंड वहीं पर अगर हम किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट एक्सचेंज। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहां पर एक्सचेंज नहीं होती है, वाइल द प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट एक्सचेंज, ठीक है। जब भी यहां पर जो बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर जो नॉन है वो गलत लिखा गया है, नॉन हटेगा, उसकी जगह आएगा इंडीड, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और थर्ड वाली रॉन्ग है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही यहां पर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं चलते चलते। रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट FRA एंड डिटरमाइन विच आर करेक्ट और इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये किसके बारे में है? ये FRA को लेकर है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को लेकर है यहां पर। तो हियर स्टेटमेंट 1 कहती है An FRA is a contract that specifies the interest rate to be paid on future payment, not a series of payments. Second, interest rate for an FRA is fixed at the start of the contract and is based on the current market rates. Third, interest on FRA is settled at the end of the contract period without discounting for the time value of money. Four, FRA rates in India are typically derived from the benchmark rates published by the Financial Benchmark India Limited. यानी FBIL। ऑप्शन ए कहता है 1, 2 and 4 आर करेक्ट, बी कहता है 2, 3 and 4 आर करेक्ट, सी कहता है 1 and 2 आर करेक्ट, डी 3 and 4 आर करेक्ट। इनमें से किसके ऊपर टिक करें? कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा? तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? 1, 2 and 4 करेक्ट हो जाएगा यहां पर, यानी 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड रॉन्ग है यहां पर, है ना। जो थर्ड है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 and जो 4 है वो हमारा करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन FRA इज सेटल एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विदाउट डिस्काउंटिंग फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहां पर जो विदाउट शब्द यूज किया गया है तो इट इज रॉन्ग यहां पर, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट ऑन FRA है इज सेटल एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड
विद डिस्काउंटिंग फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको यहां पर डिस्काउंट कर लिया जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो विदाउट शब्द यूज किया गया है उसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है यहां पर। ओके, तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन, है ना, 6 क्वेश्चन थे। इन सभी 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। और हम लगातार जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, सो दैट आप इन कॉन्सेप्ट को समझें, इन कॉन्सेप्ट को पढ़ें और एग्जाम में इसका बेनिफिट उठाएं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो उसका आंसर बड़े आराम से आप निकाल सकें। ठीक है, कितना स्कोर किया है जल्दी से शेयर कर दीजिए। और हम बीएफएम की जो पेड क्लासेस हैं वो आपको डेली 9 PM पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप बीएफएम की आप पेड क्लासेस इंस्टेंट बेसिस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, ये पढ़िए। आज जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड है और पहले स्टेटमेंट आपको पढ़नी है, उसके बाद में आंसर बताना है आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेरिवेटिव प्रोडक्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट accurately reflect the variety of these statements. A derivative product have an independent value separate from their underlying market exposure. Second statement है derivative can be based on financial market including foreign exchange and equities or commodity markets such as oil and wheat. Third, derivative product related to the event like rainfall or weather do not impact the demand for agro product and utilities. Four, derivatives are financial contract that include settlement term based on past market performance. Here are 4 option. ऑप्शन ए कहता है 2 and 4 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है यहाँ पर। बी कहता है 1 and 3 आर करेक्ट। सी कहता है 2 इज करेक्ट एंड 1, 3, 4 आर इनकरेक्ट। डी कहता है 3 and 4 आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है आपको लगता है जो करेक्ट है और इनकरेक्ट है? 4 में से पहचानिए, इन चारों में से कौन सा है। मैं स्क्रीन से थोड़ा अलग हो जाता हूं सो दैट आप इनको पहचान सकें। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है ना। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही है यहां पर, लेकिन 1, 3 and 4 इनकरेक्ट है। तो अगर मैं सबसे पहली स्टेटमेंट की बात करूं, है ना, जो हमारी पहली वाली स्टेटमेंट है डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैव एन इंडिपेंडेंट वैल्यू सेपरेट फ्रॉम देयर अंडरलाइंग मार्केट एक्सपोजर, यहां पर तो यहां पर जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उनकी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती। यहां पर डेरिवेटिव के जो प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है वो डिराइव करती है किसके ऊपर? जो अंडरलाइंग जो मार्केट या एक्सपोजर है उसके ऊपर डिराइव करेगी यहां पर। ठीक है, उसके ऊपर डिराइव करती हैं। यहां पर कोई सेपरेट नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं कि जो अंडरलाइंग मार्केट या एक्सपोजर है उससे यहां पर डिफरेंट रहेगी, उससे अलग रहेगी, नो। उसके बाद में सेकंड तो चलो हमारी सही है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट रिलेटेड टू इवेंट लाइक रेनफॉल और वेदर डू नॉट इंपैक्ट द डिमांड ऑफ एग्रो प्रोडक्ट एंड यूटिलिटीज। तो भाई अगर यहां पर बारिश ज्यादा हो जाए तो उसका भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, बारिश कम हो जाए उसका भी इंपैक्ट आएगा, मौसम खराब हो जाए, है ना, ठीक है, मौसम खराब हो जाए, अगर वेदर की बात करते हैं, है ना, विंडी वगैरह आ जाए तो उसका भी एग्रो प्रोडक्ट और यूटिलिटीज के ऊपर इंपैक्ट आता है। ये बोल रहे हैं डू नॉट इंपैक्ट, तो ऐसा थोड़ी है, तो यहां पर इट इज ऑल्सो रॉन्ग। वहीं पर जो डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट इंक्लूड सेटलमेंट टर्म बेस्ड ऑन द पास्ट मार्केट परफॉर्मेंस। भाई जितने भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट है ना वो हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, यहां पर पास्ट की बात नहीं होती। यहां पर किसकी? फ्यूचर की बात होती है, यहां पर फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर जो डिस्कशन है वो किसका? डेरिवेटिव आर डिस्क्राइब फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू दी फ्यूचर प्राइस एंड वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव डिपेंड ऑन द स्पॉट प्राइस, है ना, या पास्ट मार्केट के ऊपर नहीं। ठीक है, जो स्पॉट प्राइस है उसके बेसिस पर जो फ्यूचर के प्राइस हैं वो यहां पर डिसाइड होते हैं। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, इनमें से किसके ऊपर टिक करें हम? यहां पर Analyze the following statement in relation to the OTC and exchange traded derivative product. Identify the correct and incorrect statement. यहां पर करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट कीजिए। Here are 4 statements. OTC derivative product cannot be tailored to specific needs of the individual client. Second, exchange traded derivative are not standardized contract.
and cannot be traded on an exchange. Third, future contract are a typically of exchange traded derivative. वहीं पर 4, Eurex and NSE in India are example of independently organized future exchange. Here ऑप्शन ए कहता है 3 and 4 करेक्ट है, बी कहता है 1 and 2 आर करेक्ट, सी कहता है 3 इज करेक्ट एंड 1 2 4 आर इनकरेक्ट, डी कहता है 4 इज करेक्ट एंड 1 2 3 आर इनकरेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड कीजिए, इसमें किसके ऊपर हम लोग टिक करें? यस, तो यहां पर हमारी 3rd and 4 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, यहां पर ट्रेडेड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, बिल्कुल सही है। यूरेक्स एंड एनएससी इन इंडिया आर एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो दोनों यहां पर ऑर्गेनाइज करते हैं। ओटीसी डेरिवेटिव प्रोडक्ट कैन नॉट टेलर्ड, तो गलत है यहां पर। जितने भी ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है वो टेलर्ड होते हैं, टेलर्ड का मतलब है कस्टमाइज कर सकते हैं उनको। तो जो भी यहां पर क्लाइंट की नीड होती है, इंडिविजुअल क्लाइंट की जो जरूरत होती है, नीड होती है, अपनी नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ओटीसी का सबसे बड़ा एग्जांपल है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने टीसीएस वाला एग्जांपल लिया था, टीसीएस वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे वहां पर जो $1 लाख है वो टीसीएस की नीड है। अगर वो $2 लाख $5 लाख भी हो सकती है, तो $2 लाख $5 लाख के हिसाब से यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता। तो यहां पर कस्टमर की नीड के हिसाब से होते हैं। एंड दूसरा बोलना है कि एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव आर नॉट स्टैंडर्डाइज, तो ये ऑल्सो रॉन्ग। जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहां पर लॉट साइज पहले से डिफाइन होता है, 1000 का है, 750 का है, 1250 का है, 2000 सिक्योरिटीज है ना, पहले से ही स्टैंडर्डाइज लॉट रहता है यहाँ पर, ठीक है। और एक्सचेंज में ट्रेड होता है, यहाँ पर ये बोल रहा है एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते, दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड। तो जितने सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो यहां पर एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, 3rd and 4 यहां पर हमारी सही होगी। इज इट क्लियर? चलो, कई आंसर बिल्कुल सही आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे यहां पर। Review the following statement regarding OTC and exchange traded derivative product. Identify which statements are correct or incorrect. इसमें से कौन सा लगता है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है यहां पर? तो यहां पर भी हमारे पास में 4 स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे OTC प्रोडक्ट को लेकर है, OTC प्रोडक्ट आर ऑफन यूज्ड फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। वहीं पर वेयर एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर हेजिंग। Second, exchange traded future contract can be traded on any financial market without the need for organized future exchange. Third, risk of counterparty default in OTC product is managed by the individual bank, not by a central counterparty as in exchange traded product. वहीं पर अगर हम किसकी बात करते हैं, 4th स्टेटमेंट की, सेटलमेंट ऑफ OTC प्रोडक्ट जनरली इन्वॉल्व फिजिकल डिलीवरी। एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट आर मोस्टली सेटल बाय ए कैश मार्जिन सिस्टम। तो हियर ऑप्शन ए कहता है 1 and 2 आर करेक्ट, बी कहता है 3 and 4 आर करेक्ट, सी 1 2 and 4 आर करेक्ट, डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहचानिए इसमें, इनमें से कौन सा है जो हमारे आंसर को बताएगा, जो हमारे सही आंसर को डिफाइन करेगा। क्लास में जो जितने सारे पॉइंट आप लर्न कर रहे हैं, जितने सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं आप, है ना, उनको आप इसमें लिंक करते चलो। उसके साथ में अगर लिंक करके रखोगे तो आपको जो आंसर है वो इजीली मिलता चला जाएगा, वरना आंसर को फाइंड करने में डिफिकल्टी होगी आपको। तो भाई यहां पर जब हम ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड की बात करते हैं तो 1 2 4 करेक्ट है हमारा, 1 भी सही है, ठीक है, उसके बाद में 2 भी सही है और 4 भी सही है। यहां पर गलत कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, 3rd, रिस्क ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट इन ओटीसी प्रोडक्ट इज मैनेज बाय द इंडिविजुअल बैंक, नॉट बाय द सेंट्रल काउंटर पार्टी इन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। तो भाई यहां पर जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है उसमें जो काउंटर पार्टी रिस्क है ना, यहां पर एक्सचेंज के द्वारा मैनेज किया जाता है, यहां पर, है ना, कौन मैनेज करता है, एक्सचेंज के द्वारा मैनेज किया जाता है यहां पर। तो ओटीसी प्रोडक्ट आर यूजुअली यूज फॉर हेजिंग अंडरलाइंग रिस्क, और जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट हैं आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशंस। यहां पर तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट हैं उनको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यहां पर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है यहां पर।
तो ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड है, इसमें जो एक्सचेंज होती है वो गारंटी लेती है यहां पर, लेकिन जो ओटीसी प्रोडक्ट है उसमें से दोनों में से कोई सी भी पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, कोई सी भी पार्टी अपनी बात से पीछे हट सकती है यहां पर। तो देयर इज नो मैंडेटरी यहां पर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो अपोजिट फॉर्म में पूछा गया है, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है वो अपोजिट फॉर्म में है, ये क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में नहीं है, ध्यान रखना है। मुझे भी लगा कि ये पॉजिटिव फॉर्म में है, बट इट इज इन नेगेटिव फॉर्म। ये क्वेश्चन जो है नेगेटिव फॉर्म में है। यहां पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होंगी यहां पर, है ना, जो गलत स्टेटमेंट है वो बतानी है। रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओटीसी ओवर द काउंटर को लेकर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो ऐसे केस में करेक्ट और इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है यहां पर। तो ओटीसी प्रोडक्ट आर ऑफन यूज फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशंस। तो नहीं, ओटीसी प्रोडक्ट यहां पर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते यहां पर, ठीक है। इसके लिए जो यहां पर एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट हैं, जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट हैं यहां पर, वो किसके लिए, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के लिए यूज होते हैं। जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट हैं प्राइमरी फॉर हेजिंग, हेजिंग के लिए ओटीसी यूज करते हैं, है ना, हेजिंग के लिए ओटीसी यूज होते हैं, ना कि एक्सचेंज ट्रेडेड। तो ये अपोजिट लिखा हुआ है, दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है यहां पर, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट गलत है यहां पर। वहीं पर अगर हम दूसरी स्टेटमेंट की बात करेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रेडेड ऑन एनी फाइनेंशियल मार्केट विदाउट द नीड फॉर ऑर्गेनाइज फ्यूचर एक्सचेंज। इसमें इसका कहने का मतलब है कि यहां पर बिना फ्यूचर एक्सचेंज को ऑर्गेनाइज किए बिना आप यहां पर जो एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपके पास में यहां पर फ्यूचर जो फ्यूचर एक्सचेंज मार्केट नहीं है और आप फ्यूचर जो यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ट्रेडिंग कर ले, तो यहां पर जो विदाउट शब्द यूज किया गया है इट इज रॉन्ग। विदाउट की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है यहां पर। एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रेडेड ऑन एनी फाइनेंशियल मार्केट विद द नीड फॉर ऑर्गेनाइज फ्यूचर एक्सचेंज। तो यहां पर विदाउट की जगह क्या होना चाहिए, विद होना चाहिए यहां पर, तब जाकर ये स्टेटमेंट सही हो गया यहां पर। रिस्क ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट इन ओटीसी प्रोडक्ट इज मैनेज बाय द इंडिविजुअल बैंक। तो ओटीसी में जो भी यहां पर काउंटर पार्टीज हैं, काउंटर पार्टीज ही रिस्क बियर करती हैं। तो दोनों ही काउंटर पार्टी हैं यहां पर, ठीक है, दोनों ही काउंटर पार्टी है, बैंक भी है वहां पर और जो सामने वाली पार्टी वो भी। जैसे हमने टीसीएस और बैंक की बात कर रहे थे, तो अगर बैंक डिफॉल्ट करेगा तो टीसीएस बियर करेगा, टीसीएस डिफॉल्ट करेगा तो बैंक बियर करेगा यहां पर। लेकिन बड़ी पोजीशन में कौन होता है, बैंक होता है यहां पर, तो पूरा रिस्क किसके ऊपर, बैंक के ऊपर रहेगा। एंड सेंट्रल काउंटर पार्टी एज इन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, और जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें यहां पर जो एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, जो एक्सचेंज होती हैं वो काउंटर पार्टी रिस्क बियर करती हैं यहां पर। चलिए उसके बाद में सेटलमेंट ऑफ ओटीसी प्रोडक्ट जनरली इन्वॉल्व फिजिकल डिलीवरी। जो भी यहां पर सेटलमेंट होगा ओटीसी का उसमें फिजिकल डिलीवरी होगी। एंड वाइल ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट आर मोस्टली सेटल्ड बाय द कैश मार्जिन, कैश में सेटलमेंट होगा। फोर्थ स्टेटमेंट तो सही लग रही है ना, फोर्थ वाली जो स्टेटमेंट है वो सही लग रही है। चौथे नंबर की स्टेटमेंट सही है, सेटलमेंट ऑफ ओटीसी प्रोडक्ट जनरली इन्वॉल्व फिजिकल डिलीवरी। तो ओटीसी में तो वही फिजिकल डिलीवरी होती है, और जो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मोस्टली ट्रेडेड मोस्टली सेटल बाय द कैश मार्जिन। तो ये तो सही लग रही है हमें, है ना, ये स्टेटमेंट तो ठीक लग रही है यहां पर। ये गलत लग रही है मुझे थर्ड वाली, है ना, तीसरे वाली जो है स्टेटमेंट है मुझे रॉन्ग लग रही है यहां पर, ठीक है। एक्सचेंज जो ट्रेडेड प्रोडक्ट है उसमें यहां पर एक्सचेंज ट्रेडेड जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें अगर आप देखोगे यहां पर, तो जो एक्सचेंज होती है वो काउंटर पार्टी जो रिस्क है वो बियर करती है यहां पर। नोट बाय ए सेंट्रल काउंटर पार्टी एज इन एक्सचेंज ट्रेडेड।
ऑप्शंस में कुछ दिक्कत है, इसके ऑप्शंस को एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, है ना। ऑप्शंस को रिव्यू करेंगे इसको एक बार, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन यहां पर ये 4 को इनकरेक्ट बता रहा है, तो लेकिन 4 तो सही लग रही है, 4 तो यहां पर ठीक लग रही है, ठीक है। तो यहां पे ये नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एसेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन फॉरेन एक्सचेंज, डिटरमाइन विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट है, यहां पर उसको पहचानिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें देखिए यहां पर नहीं, जितने भी आपके एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें काउंटर पार्टी रिस्क हु विल बियर। अगर हम किसकी बात करते हैं यहां पर, अगर एक्सचेंज ट्रेडेड है उसमें काउंटर पार्टी रिस्क कौन बियर करेगा, तो वहां पर जो काउंटर पार्टी रिस्क है दैट विल बी बाय द यहां पर एक्सचेंज, या जो भी यहां पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट करवाती हैं वो बियर करती हैं वहां पर। चलिए, एसेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन फॉरेन एक्सचेंज, डिटरमाइन विच स्टेटमेंट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इन ए फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट इफ द रुपी एप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर, एक्सपोर्टर वुड बेनिफिट फ्रॉम द एक्सचेंज रेट मूवमेंट। यहां पर उसको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड है, ए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट द इंपोर्टर इन द इवेंट दैट रुपी एप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर। थर्ड, forward rates represent the interest rate differentials between two currencies and the currency with higher interest rate will be at a discount in a forward contract. Or forward contract provide a guarantee of zero market risk, but they also eliminate the opportunity to benefit if the market move in favorable direction after contract is established. Option A 1, 2 and 4 are correct. बी कहता है 2 and 3 आर करेक्ट, सी 3 and 4 आर करेक्ट, डी ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से कौन सी होगी। तो हमें ढूंढना है इसमें करेक्ट कौन सा है, पहचानो भाई इसमें। तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है 3 and 4, ठीक है, 3 और 4 नंबर की जो स्टेटमेंट है वो आ जाएगी हमारी। 3 और 4 करेक्ट है। फर्स्ट क्यों रॉन्ग है, पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है यहां पर? फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज एक्सपोर्टर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सचेंज रिस्क बाय द फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट एट ए फिक्स्ड रेट। तो यहां पर जो भी एक्सपोर्टर होगा, एक्सपोर्टर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सचेंज रिस्क, जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा एट ए फिक्स रेट, नॉट बेनिफिट फ्रॉम द करेंसी एप्रिशिएशन। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि करेंसी एप्रिशिएट हो रही है या रुपी एप्रिशिएट हो रहा है। फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर जो एक्सपोर्टर वुड बेनिफिट फ्रॉम एक्सचेंज रेट मूवमेंट, यहां पर एक्सचेंज रेट मूवमेंट का बेनिफिट उठाने के लिए वो यहां पर फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है। वो किस लिए साइन कर रहा है? वो साइन कर रहा है यहां पर कि जो एक्सचेंज रिस्क है उससे मुझे प्रोटेक्ट किया जा सके यहां पर। तो जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर एज ए जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से बताया गया है। तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट द इंपोर्टर इन इवेंट द रुपी एप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर। तो सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो एक जो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर
वो प्रोटेक्ट करता है इंपोर्टर को इन केस रुपी डेप्रिशिएट। अगर यहां पर रुपी डेप्रिशिएट करता है, रुपी डेप्रिशिएट करेगा यहां पर, तो उसमें प्रोटेक्ट करेगा यहां पर किसको, इंपोर्टर को, अगेंस्ट डॉलर नोट एप्रिशिएट। तो यहां पर एप्रिशिएशन शब्द यूज नहीं होगा, इसलिए ये एप्रिशिएट लिखा हुआ है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर। थर्ड, फॉरवर्ड रेट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू करेंसीज एंड द करेंसी विद द higher interest rate will be at discount in forward contract. And 4, forward contract provide a guarantee of zero market risk. जीरो मार्केट रिस्क रहता है क्योंकि मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है यहां पर। एंड बट दे ऑल्सो एलिमिनेट दी अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट इफ द मार्केट मूव इन फेवरेबल डायरेक्शन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टेब्लिश्ड। तो यहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट में जो मूवमेंट होता है प्राइसेस का, अगर फेवरेबल मूवमेंट होता है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने टीसीएस की बात की थी कि भाई 83 रुपीज पर यहां पर साइन हुआ है और अगर डॉलर का भाव 90 रुपए हो जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा, तो क्या 90 रुपए का बेनिफिट उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, सी हो जाएगा यहां पर। बी कैसे हैं, आप बोल रहे हैं बी 2 और 3 स्टेटमेंट सही है यहां पर। ये तो पॉइंट आज ही बताए मैंने आपको क्लास में, ये वाले जो पॉइंट हैं वो तो आज ही क्लास में आपको बताए हैं। ये वाले पॉइंट जो यहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, यहां पर जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, ये तो आज ही क्लास में आपको बताया गया था। ठीक है, क्यों रॉन्ग है, क्यों पहली स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है वो हमने आपको यहां पर बता दी है, दूसरी स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है वो यहां पर बता दी, थर्ड और फोर्थ सही है यहां पर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड ए गारंटी ऑफ जीरो मार्केट रिस्क, क्योंकि यहां पर मार्केट का कोई डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आता, मार्केट में जो भी मूवमेंट आएगा वो बैंक देखेगा, अपना हेजिंग वगैरह जो भी करना है यहां पर, है ना, वो बैंक देखेगा यहां पर। ठीक है, कैसे लगे आपको क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा और हाई लेवल का बनाया गया है ना, जो क्वेश्चंस हैं उसको यहां पर और थोड़ा सा हाई लेवल का क्रिएट किया गया है, हाई लेवल का बनाया गया है, सो दैट आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करें। ठीक है, और आप आंसर निकालें। इतना कुछ पढ़ने के बाद में भी देखिए, जब क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो यहां पर मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, मिस्टेक हो सकती है यहां पर। तो इसलिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद में जो आपने क्लास में पढ़ा है उसके साथ में इसको मैपिंग करें और उसके बाद में जो आंसर है वो टिक करते जाएं। जो आपको क्लासेस में बताया गया है उसी से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, है ना, जो क्लास में हमने जितने पॉइंट आपको बताए हैं उसी से क्वेश्चन आपके लिए तैयार हुए हैं। और भी क्वेश्चन हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको और करा दूंगा। ठीक है, आने वाली क्लासेस में आपको और जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस यूनिट के हमने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बना के रखे हुए हैं, तो ये आने वाली क्लासेस में मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एनालाइज करना है, एनालाइज करके आंसर निकालोगे। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट भी कॉन्सेप्ट समझने में भी आपको हेल्प मिलेगी, और क्यों टिक कर रहे हैं क्यों नहीं टिक कर रहे हैं, स्टेटमेंट में इसमें रॉन्ग आएंगी, रॉन्ग स्टेटमेंट को कैसे पहचानना है, उसका मीनिंग कैसे चेंज हो गया वहां पर। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। टीसीएस एक्सपोर्टर है, जो टीसीएस है वो एक्सपोर्टर है, यहां पर टीसीएस कौन है, एक्सपोर्टर था उसमें। और अगर कोई इंपोर्टर है तो इंपोर्टर को कब नुकसान होता है, इंपोर्टर को नुकसान कब होता है, इंपोर्टर को नुकसान तब होता है यहां पर अगर हमारे देश की जो करेंसी है, क्योंकि उसको पेमेंट करना होता है ना, उसको पेमेंट करना है, पैसा इंडिया से बाहर जाएगा। ठीक है, अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है, करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है यहां पर किसको, एक्सपोर्टर को मिलता है। लेकिन अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है यहां पर तो उसका जो डिसएडवांटेज है, जो नुकसान है, वो इंपोर्टर को होता है। करेंसी डेप्रिशिएट होने पर एक्सपोर्टर को फायदा होता है, लेकिन इंपोर्टर को लॉस होता है। इसलिए इंपोर्टर हमेशा करेंसी जब डेप्रिशिएट होने जाएगी उस डेप्रिशिएट को क्या करेगा, यहां पर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा यहां पर, है ना, इस तरीके से। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम और डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे। अभी तो शुरुआत है डेरिवेटिव प्रोडक्ट को लेकर, और मुझे लगता है जैसे जैसे आप क्लास अटेंड करते जाएंगे वैसे वैसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट में आप और अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और आप मजबूत हो जाएंगे इसमें। ठीक है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली आंसर कर लेंगे। ठीक है,
चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए जो आपके सामने स्क्रीन पर आया है। एंड ये क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लोन रिव्यू मैकेनिज्म। जो लोन रिव्यू मैकेनिज्म है उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेहतर तरीके से डिफाइन करती है, बेहतर तरीके से बताती है। यहां पर ऑप्शन ए कहता है एलआरएम इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर स्मॉल वैल्यू अकाउंट्स एंड फोकसेस ओनली ऑन इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ लोन एडमिनिस्ट्रेशंस। बी, LRM is a tool for evaluating the quality of the loan book, bringing qualitative improvement in credit administration and it is used for large value accounts. C कहता है LRM main purpose is to assist in marketing and sales strategies for new loan product and handling customer complaints related to credit grading and does not assess the portfolio quality. डी कहता है LRM इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू क्रेडिट ग्रेडिंग एंड डज नॉट एसेस पोर्टफोलियो क्वालिटी। इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? तो लोन रिव्यू मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया है, तो आंसर है हमारा बी। यहां पर LRM जो लोन रिव्यू मैकेनिज्म है वो एक टूल के तौर पर काम करता है सो दैट बैंक अपनी लोन बुक की क्वालिटी का इवैल्यूएशन कर सके कि हमारी लोन बुक की जो क्वालिटी है वो कैसी है यहां पर। ठीक है, इसके साथ साथ ब्रिंगिंग क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर लोन बुक में क्वालिटी में कुछ दिक्कत आती है यहां पर, तो ऐसे केस में LRM की हेल्प से यहां पर जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है वो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन में किए जा सकते हैं यहां पर, और खास करके जो लार्ज वैल्यू अकाउंट्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें यूज किया जाता है यहां पर। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा? बी। बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ LRM आर। अगर हम LRM लोन रिव्यू मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसका यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव बताइए यहां पर। तो वी हैव 1 2 3 4 5, वी हैव 5 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए कहती है 1 2 एंड 3, बी कहता है 3 4 एंड 5, सी कहता है ओनली 2 3 एंड 4, डी ओनली 1 4 एंड 5, ई कहता है ओनली 2 3 4 5। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को बताएगा? इसमें से पहचानिए कौन सा है करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव की बात चल रही है यहां पर कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव को लेकर हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? 2 3 4 5 है ना। 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 5 सही है, लेकिन वन रॉन्ग है यहां पर। टू प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई लोन, यहां पर क्या बोला हुआ है? यहां पर डाइवर्सिफाई करना। तो इसमें लोन डाइवर्सिफाई कर नहीं किया जाएगा यहां पर। तो LRM में प्रॉम्प्टली तुरंत यहां पर लोन को आइडेंटिफाई करें, विच डेवलप क्रेडिट वीकनेस एंड इनिशिएट टाइमली करेक्टिव एक्शन। जिस लोन में यहां पर कोई वीकनेस है, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसको इंस्टेंट बेसिस पर यहां पर आइडेंटिफाई करो और उस दिक्कत को दूर कीजिए, है ना। उसमें जो भी यहां पर करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है वो करेक्टिव एक्शन इसमें लिया जाए। तो इसलिए हम यहां पर ई के ऊपर टिक करेंगे, ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहां पर। एंड ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसको देखिएगा और फिर मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिएगा। फॉलोइंग आर द कार्ड रेट्स अनाउंस्ड बाय डीलिंग रूम एट 9 AM इन द मॉर्निंग, है ना। मॉर्निंग में 9 AM पर डीलिंग रूम की तरफ से ये जो रेट हैं पब्लिश किए गए हैं, ये रेट यहां पर बताए गए हैं। तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो TT है
इट इज द बाइंग रेट, ये यहां पर सेलिंग रेट है, बाइंग रेट और सेलिंग रेट है यहां पर। तो जो टीटी रेट है यूएसडी का 65.27 68.21, यूरो का रेट 80.69 84.60, बिल का रेट है यूएसडी में 65.27 68.21, यूरो 80.69 84.60, ट्रैवलर चेक के लिए यूएसडी का रेट 65.07 है 67.97, यूरो का रेट 80.61 84.47, और फॉरेन करेंसी नोट्स में यूएसडी का जो रेट है 64.74 है 69.31 है, यूरो का रेट है 80.11 एंड 85.30। अब यहां पर इस केस स्टडी को बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बेस्ड ऑन द अबव रेट कोटेशंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, रोहित इज गोइंग अब्रोड एज ए टूरिस्ट, ही अप्रोच योर बैंक फॉर टीसी इन यूरो, द रेट कोटेड फॉर इश्यू ऑफ ट्रेवलर चेक इन यूरो फॉर 10,000 इज, ठीक है, 10,000 के लिए रेट कोटेशन यहां पर क्या रहने वाली है, 84.47 की कोटेशन रहेगी, 80.61 की कोटेशन रहने वाली है, 84.60 की कोटेशन रहेगी, या 80.69 की कोटेशन यहां पर रहने वाली है ना, क्या कोटेशन यहां पर रहने वाली है, 84.47, तो यहां पर जो कोटेशन है वो कौन सी होगी, ए के ऊपर टिक करेंगे, ठीक है, इसमें हम यहां पर किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक करेंगे। तो देख लेते हैं, यूरो की बात चल रही है, ट्रैवलर चेक है, ठीक है, किसकी बात चल रही है, यहां पर ट्रैवलर चेक है, और ट्रैवलर चेक में कस्टमर को यूरो चाहिए यहां पर। अब जब कस्टमर आपके पास में आएगा तो कस्टमर को हम लो रेट पर कन्वर्जन करके देंगे या हाई रेट पर कन्वर्जन करेंगे। कस्टमर आईएनआर दे रहा है, आईएनआर से यूरो में एक्सचेंज करवा रहा है, कस्टमर रुपी से एक्सचेंज करवा रहा है, किसमें, यूरो में, इसमें एक्सचेंज करवा रहा है। तो ऐसे रेट, ऐसे केस में हम कस्टमर से जो चार्ज करेंगे वो हाई रेट चार्ज करेंगे यहां पर। और जब हम ट्रैवलर चेक में यूरो में हाई रेट देखते हैं तो इन दोनों में हाई रेट, ठीक है, यहां पर जो हमारा सेलिंग रेट है, सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा, तो हाई रेट कौन सा है हमारा, 84.47, तो हम यहां पर ए के ऊपर टिक करेंगे, ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें आंसर कौन सा होगा, यस, बिल्कुल यहां पर सही पहचान रहे हैं। जिस प्रिंसिपल का यहां पर यूज करेंगे वो प्रिंसिपल है, बैंक का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, बाय लो सेल हाई, तो यहां पर सेलिंग रेट यूज करेंगे हम सेल हाई, इस रेट को यूज करेंगे। चलो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां पर, अगर हम किसकी बात करें, द रेट चार्ज फॉर द इश्यू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स फॉर ट्रेवलिंग अब्रोड टू रोहित विल बी, ऑप्शन ए कहता है 69.31 इन केस ऑफ यूएसडी, है ना, यूएसडी वाले केस में इट विल बी 69.31, 85.30 इन केस ऑफ यूरो, सी कहता है 69.31 इन केस ऑफ यूएसडी, 85.30 इन केस ऑफ यूरो, डी 64.74 इन केस ऑफ यूएसडी एंड 80.11 इन केस ऑफ यूरो। इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा, तो मिस्टर रोहित जो ट्रेवल कर रहे हैं कहां पर, अब्रोड, ध्यान रखना है यहां पर रेट चार्ज फॉर द इश्यू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स फॉर ट्रेवलिंग अब्रोड, इसको क्या चाहिए यहां पर, फॉरेन करेंसी नोट्स की रिक्वायरमेंट है। तो फॉरेन करेंसी नोट्स जब वो लेने जाएगा यहां पर, और फॉरेन करेंसी नोट्स किस में चाहिए, फॉरेन करेंसी नोट्स यहां पर चाहिए, ठीक है, किसमें चाहिए उसको फॉरेन करेंसी नोट्स, कोई करेंसी यहां पर मेंशन नहीं की गई है, तो भाई जब वो एक्सचेंज करने जाएगा तो हम उसको यहां पर 16, है ना, बैंक क्या करेगा, सेल हाई, तो 69.31 यहां पर किसके लिए, 69.31 यूएसडी के लिए इसको रिकमेंड करेंगे, और 85.30 उसको हम यहां पर रिकमेंड करेंगे यूरो के लिए, जो यूरो है उसके लिए 85.30 यहां पर। यह भी कब एप्लीकेबल हो रहा है, जब यहां से रुपी से कन्वर्जन करवा रहा है, किसमें, फॉरेन करेंसी में, तो फॉरेन करेंसी में जब कन्वर्जन करवाएगा रुपी से तो वहां पर हाई रेट विल बी एप्लीकेबल, हाई रेट लगेगा यहां पर।
चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, एक और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच रेट विल यू कॉट फॉर द रेमिटेंस ऑफ USD 20,000 फॉर स्टडी अब्रोड। अगर पढ़ने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाता है और $20,000 चाहिए, यहां पर $20,000 का रेमिटेंस करना है, तो कौन सा रेट कोट करेंगे, है ना, कौन सा रेट यहां पर कोट किया जाएगा? 65.27, 68.21, 65.07 एंड उसके बाद में 68.97, यहां पर कौन सा रेट लगेगा? तो जब इंडिया से पढ़ने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है तो वहां पर एप्लीकेबल होगा कौन सा, वहां पर रेट लगेगा टीटी सेलिंग रेट, है ना। कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? टीटी सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आईएनआर से डॉलर में कन्वर्जन होगा। किससे करेंगे? आईएनआर से डॉलर में कन्वर्जन होगा यहां पर, और जब आईएनआर से डॉलर में कन्वर्जन होगा यहां पर, तो कौन सा रेट लगेगा? टीटी सेलिंग रेट। तो कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्या आईएनआर डेबिट कर देंगे यहां पर, ठीक है, और उसके बाद में $20,000 यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। जो भी चार्जेस या कमीशन है वो अलग रहेगा, यहां पर चार्जेस एंड कमीशन की यहां पर बात नहीं की गई। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। विच रेट विल यू अप्लाई फॉर अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट इन USD बाय द रेसिडेंट फ्रॉम हिज रिलेटिव अब्रोड वाइड इनवर्ड रेमिटेंस? प्राइस बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट, टीटी बाइंग रेट, करेंसी सेलिंग रेट, कौन सा रेट यूज करेंगे? कौन सा रेट यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए? पहचानिए, इसमें आपको पहचानना है कौन सा रेट अप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फॉरेन करेंसी है, डॉलर मिले हैं यहां पर डॉलर कन्वर्जन हो रहे हैं आईएनआर में। जब डॉलर को आईएनआर में कन्वर्जन करेंगे तो वहां पर लो रेट लगेगा, क्योंकि बैंक यहां पर बाई पोजीशन में बैठा है, तो बाई लो, और जब बाई लो करेंगे तो टीटी बाइंग रेट विल बी एप्लीकेबल। कौन सा रेट लगेगा? टीटी बाइंग रेट यहां पर अप्लाई होगा। इसका बताइए। योर कस्टमर गोइंग अब्रोड फॉर बिजनेस पर्पस आस्क यू टू इशू ट्रेवल चेक फॉर €70,000 and currency notes for USD 15,000. You will debit his account by INR. How much? Bank charges applicable should be ignored. बैंक चार्जेस हम कस्टमर से अलग लेंगे। उसके अकाउंट में कितना डेबिट मारोगे यहां पर? 59,12,900, 62,08,000 यहां पर 69,52,550 डी 72,30,500। कस्टमर के अकाउंट में कितना डेबिट किया जाए यहां पर, बताइए। कितना हम यहां पर डेबिट करेंगे कस्टमर के अकाउंट में? पेन, कैलकुलेटर और नोटबुक तीनों का बेहतरीन तरीके से यूज करना है आपको, ठीक है। एग्जाम में भी आपका इसी तरीके, है ना, एग्जाम में भी आप इसका ऐसे ही यूज करोगे, एग्जाम में भी आप इसका ऐसे ही इस्तेमाल करोगे। तो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें, है ना, एक दो क्वेश्चन हल्का होता है ना, दो तीन क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, तो इस तरीके से 5 नंबर की जो केस स्टडी है वो बन जाती है। चलो तो इसमें हम आंसर निकालते हैं। आई थिंक सभी ने ट्राई कर लिया, आंसर आए नहीं मेरे पास में अभी तक, मैं वही वेट कर रहा था आप आंसर करना शुरू करें। चलो, अनिरुद्ध जी ने आंसर किया है, रूप जी ने आंसर किया है, ओके। चलो यहां पर देख लेते हैं क्या क्या आंसर होगा यहां पर।
तो सबसे पहली बात क्या चाहिए, यूरो है ना, ट्रेवलर चेक है और ट्रेवलर चेक यूरो में चाहिए यहां पर। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेवलर चेक यूरो में चाहिए यहां पर। अब योर कस्टमर गोइंग अब्रोड, इंडिया से फॉरेन कंट्री में जा रहा है तो इट मींस वो रुपी से, उसके पास में रुपी है, रुपी से कन्वर्जन कराएगा किसमें, यूरो में कन्वर्जन करवाएगा। और जो ट्रेवलर चेक है उसमें यूरो में कन्वर्जन कराना है उसको 70,000। तो यूरो में जब वो कन्वर्जन करवाएगा तो यहां पर कितना चाहिए उसको, 70,000, 70,000 यूरो चाहिए। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद में उसको करेंसी नोट्स चाहिए, यहां पर करेंसी नोट्स उसको यूएसडी में चाहिए, तो फॉरेन करेंसी नोट्स यूएसडी में चाहिए। तो यहां पर जो रेट है वो लगेगा 69.31, कितने हैं 15,000, 15,000 चाहिए यहां पर। तो इसको हम 15,000 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की वैल्यू निकाल लो कितना आ रहा है ना, दोनों की वैल्यू निकालिए कितने आ रही है। तो यहां पर आप देखेंगे 84.47 मल्टीप्लाई 70,000, तो इसकी वैल्यू आ रही है 59,1200 और 59,12,900 ये आ रही है। उसके बाद में दूसरा यहां पर 69.31, यहां पर 15,000 की वैल्यू है, तो ये आ रही है 10,39,650। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो, दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितनी वैल्यू बनी 59,12,900। तो ये वैल्यू बनी यहां पर आपकी प्लस करने के बाद में 69,52,550। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, कहां मैच कर रही है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा यहां पर, 15,000 करेंसी नोट्स है यूएसडी में, है ना, जो यूएसडी है उसमें करेंसी नोट्स है हमारे पास में 69.31, 15,000 रुपए के करेंसी नोट्स हैं, वो नोट चाहिए यहां पर। एंड उसके बाद में यूरो चाहिए यहां पर ट्रेवलर चेक में। तो दोनों के लिए अलग 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 जो रेट है हमने इस्तेमाल कर लिया यहां पर। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है हमारा, आंसर हमारा सी मैच कर रहा है यहां पर, सी के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सी के ऊपर टिक कर देंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आया है एलआरएम। तो एलआरएम आज आपका पूरा हो जाएगा, है ना, एलआरएम को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप ऑफ एलआरएम, है ना, जब हम फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप की बात करते हैं रिव्यू करने की एलआरएम को, है ना, लोन रिव्यू मैकेनिज्म में, उसको लेकर इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। तो वी हैव 4 ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों में से किसके ऊपर टिक करें, इन चारों में से किसके ऊपर टिक किया जाए, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप ऑफ रिव्यूज इन द एलआरएम। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा बी, यहां पर बी के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, बी के ऊपर टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर रिव्यू ऑफ हाई वैल्यू लोन शुड बी अंडरटेकन यूजुअली विद इन 3 मंथ्स, कितने महीने के अंदर होना चाहिए, 3 मंथ्स, यहां पर लिखा हुआ कितना 6 मंथ, तो 6 मंथ रॉन्ग है। ऑफ द ट्रांजेक्शन रिन्यूअल और मोर फ्रीक्वेंसी व्हेन फैक्टर्स इंडिकेट ए पोटेंशियल फॉर डिटोरेशन इन द क्रेडिट क्वालिटी, यहां पर तो 6 मंथ की जगह कितना होना चाहिए, यहां पर 3 मंथ्स होना चाहिए। हर 3 महीने में यहां पर रिव्यू करना है, एलआरएम में जो रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है वो हर 3 महीने में करना है। चलो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सिक्योरिटाइजेशन का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन सिक्योरिटाइजेशन का एग्जाम में, है ना, इसमें से सिक्योरिटाइजेशन का लास्ट टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था।
तो आपको पहचानना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो ऑप्शन ए कहता है सिक्योरिटाइजेशन, बैंक सिक्योरिटाइजिंग देयर लोन पोर्टफोलियो हैव टू कीप ए सर्टेन पोर्शन विद देमसेल्फ ए मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट MRR। बी कहता है MRR इज प्राइमरी डिजाइन टू इंश्योर दैट द ओरिजिनेटर हैव ए continuing stake in the performance of securitized assets so as to ensure that they carry out proper due diligence of loan to be securitized। C कहता है for underlying loan with original maturity of 12 months or less MRR shall be 5% of the book value of the loan being securitized। उसके बाद में D कहता है for underlying loans with original maturity of more than 24 months as well as loan with bullet repayment MRR shall be 10% of the book value of the loan being securitized। E कहता है in case of residential mortgage backed securities MRR for the originator shall be 5% of the book value of the loan being securitized irrespective of the original maturity। चलो इसमें हम कहां पर टिक करें, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो होगा यहां पर सी। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, ई सही है, ये रॉन्ग है। अब हमें पहचानना ये रॉन्ग क्यों है, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है यहां पर। तो अंडरलाइंग लोन विद ओरिजिनल मैच्योरिटी, ठीक है, 12 मंथ्स की जगह कितना है, तो 12 मंथ्स यहां पर रॉन्ग है। 12 मंथ्स की जगह कितना है, 24 मंथ्स, 24 महीने। तो जहां पर 24 महीने वाले हैं 24 मंथ्स और लेस, तो MRR shall be 5% ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, वहां पर जो MRR है वो बुक वैल्यू का कितना होना चाहिए, 5% एप्लीकेबल होगा, 5% लागू होगा यहां पर। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर। तो ये कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन एज वेल एज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। एंड BFM की जो केस स्टडीज हैं, हम BFM की जो केस स्टडी है वो अभी आपके साथ में 9 PM पर जो क्लासेस आ रही हैं, 9 PM पर जो पेड क्लासेस आपको मिल रही हैं CIB के महापैक 2.0 में, तो वहां पर भी हम BFM की जो केस स्टडीज हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। BFM की केस स्टडीज वहां पर भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर। तो उन केस स्टडीज वाले क्लासेस को भी डेली बेसिस पर जरूर देखिए, उन केस स्टडीज को अटेम्प्ट कीजिए, वो केस स्टडीज भी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ये सारे क्वेश्चंस हम आपको अड्डा 24/7 अकाउंट में भी प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट अगर आप PDF की फॉर्म में इन क्वेश्चंस को देखना चाहेंगे तो आपके अड्डा 24/7 अकाउंट में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो जिनके पास CIB का महापैक 2.0 उनको PDF की फॉर्म में भी ये क्वेश्चंस विजिबल रहेंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को ऑडिबल है, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्वेश्चन की क्वेरी आई थी किसी की तरफ से, है ना, किसी ने मुझसे इस क्वेश्चन की को लेकर पूछा था कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है ना, बुक में दिया हुआ है, लेकिन बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए यहां पर आज आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, एंड आज हमारा जो फोकस है मॉड्यूल बी में रहेगा। तो मॉड्यूल बी में हम नजर घुमाएंगे। तो यहां पर देखेंगे रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ इंडियन बैंक विद कैपिटल ऑफ ₹500 करोड़, है ना। अगर आप देखोगे यहां पर कितना है, 500 करोड़ का है, ठीक है, 500 करोड़ स्टैंड एट ₹5,000 करोड़। व्हाट एडिशनल अमाउंट ऑफ एसेट इट कैन क्रिएट विद 20% रिस्क वेट। तो 20% रिस्क वेट के साथ में एडिशनल क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है 2,777.75 करोड़, 555.55 करोड़, 50 करोड़, 3124, 3124.96 करोड़। इसमें से कौन सा होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर टिक किया जाए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां पर, एंड किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आइए समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें जो कैपिटल है हमारे पास में, कैपिटल गिवन है हमारे पास में, कैपिटल गिवन कितनी है, कैपिटल है 500 करोड़ की, 500 करोड़ की कैपिटल दी हुई है। अब उसके बाद में दूसरा, अगर आप देखोगे यहां पर 5,000 करोड़ जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, वो कितना दिया हुआ है यहां पर, रिस्क वेटेड एसेट्स दिया हुआ है 5,000 करोड़ का। तो अगर आप यहां पर क्या करेंगे, CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स, तो जो CRAR है एज पर दी RBI गाइडलाइंस वो कितना है 9%।
9% को क्या लिख लेंगे आप, 0.09 लिख लोगे, है ना। जो 9% है उसको क्या लिखोगे, 0.09। कैपिटल कितनी है 500 की, इसके बेसिस पर आप टोटल RWA निकाल लोगे यहां पर कि भाई मैक्सिमम RWA कितना है। तो RWA जो मैक्सिमम आ रहा है आपके पास में वो आ रहा है 5555.55। ये मैक्सिमम RWA आ गया यहां पर, ये जो कैपिटल है इसके बेसिस पर हमने कैलकुलेट किया यहां पर। अब उसके बाद में जो RWA है, ठीक है, जो RWA है वो कितना है यहां पर आप देखेंगे, एक्सेस कितना है, तो 5000 जो यहां पर हमारे पास में मैक्सिमम है, इसमें से जो हमारे पास में गिवन है इसको माइनस कर लेंगे, तो 5555 करोड़ आ जाएगा। तो अब RWA का जो परसेंटेज है वो कितना आएगा हमारा, अगर 20% रिस्क वेटेड है, 20% का रिस्क वेटेड है, तो उसके बेसिस पर कितना होगा। तो जो हमारे पास में एक्सेस है यहां पर 555.55 करोड़, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 20%। 20% को लिख लेंगे क्या, 0.20। तो 0.20 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2777.75। और आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें हम ए के ऊपर टिक करेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम यहां पर कैलकुलेशन निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक जो क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, बीटा फैक्टर वाला। बीटा फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। डिटेल ऑफ बिजनेस ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन इज एज फॉलोज। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस लाइन, कितनी बिजनेस लाइन अवेलेबल है, हाउ मेनी बिजनेस लाइन, तो 8 बिजनेस लाइन है, कितनी है, 8 बिजनेस लाइन है यहां पर। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग एंड सेल्स, रिटेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट, एडवाइज एजेंसी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट और रिटेल ब्रोकरेज। ये 8 है ना, दीज आर दी 8 बिजनेस लाइन। और यहां पर हमें दिया गया है एवरेज ग्रोस इनकम, ठीक है, सारे डेटा करोड़ में है ये, ठीक है, ये पूरी की पूरी एवरेज ग्रोस इनकम है। इसके बेसिस पर पहले क्वेश्चन का आंसर बताना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर द ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के लिए यहां पर जो कैपिटल चार्ज है वो कितना होगा, एज पर द टीएसए अप्रोच। कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करना है, द स्टैंडर्डाइज अप्रोच का यूज करेंगे, टीएसए अप्रोच का यूज करेंगे, और आपको बताना है कि ऑपरेशनल रिस्क कितना मेंटेन करेंगे। 261.3, 269.3, 356.1, 489.2। कैलकुलेशन कीजिए और बताइए, है ना, कैलकुलेट कीजिए और बताइए इनमें से हम कहां पर टिक करेंगे, कौन सा हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो भाई यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा ए कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया, तो सबसे पहले हमें सभी के बीटा फैक्टर पता होने चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, बीटा फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो कैपिटल होगी यहां पर। तो हर बिजनेस लाइन को बीटा फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर जो अगर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो एवरेज ग्रोस इनकम कितनी है, 400 की, और कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो बीटा फैक्टर है वो कितना है, 18% का। तो 400 का 18% निकालोगे कितना आया, 72। ट्रेडिंग एंड सेल्स, ट्रेडिंग एंड सेल्स कितना है हमारा, 50। तो यहां पर ग्रोस इनकम 50 करोड़ की है। तो ट्रेडिंग एंड सेल्स का बीटा फैक्टर कितना है, 18% का। तो यहां पर 18% निकालोगे 9 करोड़ आएगा। तो 9 करोड़ की कैपिटल मेंटेन करनी है। रिटेल बैंकिंग में ग्रोस इनकम है 500 करोड़ की, इसका बीटा फैक्टर है 12% का। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू 60 करोड़ आएगी। कमर्शियल बैंकिंग में ग्रोस इनकम है 600 करोड़ की, इसका बीटा फैक्टर है 15% का, है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 करोड़। पेमेंट एंड सेटलमेंट ग्रोस इनकम है 120 करोड़ की, 120 करोड़ की, इसका बीटा फैक्टर है 18% का। वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी 221.6। जो एजेंसी सर्विसेज है वो कितना है, 30, इसका बीटा फैक्टर कितना है, 15%, है ना। जब 30 का 15% निकालोगे कितना है, 4.5 करोड़। वहीं पर एसेट मैनेजमेंट 20 करोड़ की ग्रोस इनकम है, इसका एसेट मैनेजमेंट का बीटा फैक्टर है यहाँ पर 12% का। तो 20 करोड़ का 12% निकालोगे कितना है, 2.4 करोड़। वहीं पर फिर आ जाते हैं रिटेल ब्रोकरेज। रिटेल ब्रोकरेज में जो ग्रोस इनकम है वो यहाँ पर 15 करोड़ की, है ना, 15 का 12% निकालोगे, है ना। इसका जो रिटेल ब्रोकरेज है उसका बीटा फैक्टर है 12%, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.8 करोड़। तो जो टोटल है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, तो टोटल सबका टोटल कर लीजिए, यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है 261.3 करोड़। तो आंसर कौन सा होगा,
ए। बीटा फैक्टर कैसे याद रखेंगे? बीटा फैक्टर को याद रखने का फॉर्मूला क्या है? बीटा फैक्टर को हम कैसे याद रखेंगे? तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, है ना, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। एक छोटी सी ट्रिक मैंने आप सभी के साथ में शेयर की थी क्लास में, है ना, उसको रिवाइज करो। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको क्लास में? तो हमने बात की थी सीए, सीपीटी, है ना, और रार, RAR, कि भाई जो स्टूडेंट है ना, वो सीए का एग्जाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम देने जाते हैं, तो सबसे पहले उनको सीपीटी का एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद में वो अपना स्टडी मटेरियल एक जिप फाइल में रखते हैं, और जिप फाइल को ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो है रार, RAR। ठीक है, तो अगर हम किसकी बात करते हैं यहां पर, सबसे पहले अगर हम किसकी बात करते हैं, सीए, सीए में क्या आएगा? तो देखिए यहां पर जो कमर्शियल बैंकिंग है और एजेंसी सर्विसेज, यहां पर हमारा 15% होगा। ठीक है, तो सीए 15% है। उसके बाद में जो सीपीटी है वो हमारा कितना हो जाएगा? सीपीटी है हमारा 18% का, 18%, और जो रार है वो है हमारा 12%, 12%। तो सी का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, सी का मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस, सॉरी यहां पर कमर्शियल बैंकिंग, सी का मतलब कमर्शियल बैंकिंग, और इसके बाद में एजेंसी सर्विसेज, तो सी ए ये बनेगा हमारा, सी ए। तो सी ए में 15% आ जाएगा। उसके बाद में सीपीटी, है ना, सी में हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, और फिर हमारा आ जाता है पी, पी है यहां पर पेमेंट एंड सेटलमेंट, और उसके बाद में ट्रेडिंग एंड सेल्स, तो सी पी टी, ये इसका हो जाएगा हमारा 18%। और फिर बचा यहां पर रार, रिटेल, जो रिटेल बैंकिंग है वो 12% का है। उसके बाद में फिर यहां पर एसेट मैनेजमेंट वो भी 12%, और रिटेल ब्रोकरेज वो भी हमारा 12%। तो जहां पर रिटेल रिटेल आ रहा है ना, जहां पर रिटेल रिटेल शब्द यूज हो रहे हैं वहां पर आपका 12% हो जाएगा। तो R फॉर रिटेल, R फॉर रिटेल, तो RR क्या है? रिटेल रिटेल, और A है यहां पर एसेट मैनेजमेंट, तो इसमें 12% हो जाएगा। ऐसे करके हम इसको यहां पर याद रख लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड फॉर विच बिजनेस लाइन? इनमें से वो कौन सी बिजनेस लाइन है जिसमें यहां पर हाईएस्ट कैपिटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट है? रिटेल बैंकिंग है, कमर्शियल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट है? इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा है जहां पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड फॉर विच बिजनेस लाइन? रिटेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पेमेंट एंड सेटलमेंट। तो इसमें टेबल से निकालेंगे यहां पर। तो टेबल में देखिए कैपिटल चार्ज सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा जो कैपिटल चार्ज है इसमें देखिए यहां पर जो कैपिटल चार्ज है सबसे ज्यादा किस में है? तो जिसमें कैपिटल चार्ज सबसे ज्यादा है वही हाईएस्ट कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो कैपिटल चार्ज सबसे ज्यादा यहां पर है ना, इसमें सबसे ज्यादा है। तो यही हो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग के ऊपर टिक कर देंगे हम लोग। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स एट मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल एज पर आरबीआई नॉर्म्स? जो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं वहां पर मिनिमम कैपिटल रेगुलेटरी की बात करते हैं, तो वैल्यू ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स कितना होगा यहां पर? वैल्यू ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स कितना आ रहा है? तो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहां पर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो रिस्क वेटेड एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल डिवाइडेड बाय CAR। तो हम क्या करेंगे यहां पर, जो हमारे पास में कैपिटल है वो आया है 261.3, 261.3 ये कैपिटल हमने कैलकुलेट कर रही है। और जो CAR है एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस 9% मेंटेन करना होता है। तो 9% को क्या लिखेंगे? 0.09 लिख लेंगे। तो 261.3 को डिवाइड कर देंगे 0.09 से, तो वैल्यू कितनी आएगी? 2903। तो 2903 क्या है? रिस्क वेटेड एसेट्स। तो यहां पर ऑपरेशनल रिस्क जिसके लिए कैपिटल मेंटेन हो रही है यहां पर 261.3 करोड़ की, तो रिस्क वेटेड एसेट्स कितना है उसमें? 2903 करोड़ का, है ना, 2903 करोड़ का यहां पर रिस्क वेटेड एसेट्स हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। लोवेस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड फॉर विच बिजनेस लाइन? इनमें से कौन सी बिजनेस लाइन है जिसके लिए यहां पर
जो लोवेस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल है उसको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है। वो रिटेल ब्रोकरेज होगी, एसेट मैनेजमेंट होगी, एजेंसी सर्विसेज होगी, ट्रेडिंग एंड सेल्स होगी। यहां पर इनमें से कौन सा है जिसमें किसकी बात आ रही है? लोवेस्ट कैपिटल। तो लोवेस्ट कैपिटल के लिए आप देखो यहां पर इसमें सबसे लोवेस्ट कौन सा है? ठीक है, सबसे लोवेस्ट अगर आप देखोगे तो सबसे लोवेस्ट में आ रहा है कौन? रिटेल ब्रोकरेज। तो रिटेल ब्रोकरेज सबसे लोवेस्ट में आ रहा है, तो हम कहां पर? रिटेल ब्रोकरेज के ऊपर टिक कर देंगे। रिटेल ब्रोकरेज हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये है यहां पर 4 मार्क्स की 4 नंबर की यहां पर जो केस स्टडी है जिसको हमने सॉल्व किया है। चलो एग्जाम के हिसाब से मैं 2-3 पॉइंट और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। लास्ट टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो फैक्टर्स के बारे में आया था। फैक्टर्स आर रिटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो यहां पर इट इज बैंक वाइड सिंगल रिटर्न है फोर्टनाइटली जो डेटा है फॉरेक्स ऑपरेशंस। तो बैंक का जो भी फॉरेक्स ऑपरेशन का डेटा है वो फोर्टनाइटली बेसिस पर, यानी 14 दिन कंप्लीट होने पर 15th जो 15वां दिन है उस दिन यहां पर एक सिंगल रिटर्न आरबीआई के पास सबमिट होती है बैंक के जो भी फॉरेक्स ऑपरेशन है उसको लेकर। तो उसके लिए जो रिटर्न फाइल होती है उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर्स आर रिटर्न इसको कहते हैं यहां पर। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बीएएल स्टेटमेंट। बीएएल का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस इन नोस्त्रो एंड वोस्त्रो अकाउंट। तो बैंक के पास में बैंक का जो नोस्त्रो अकाउंट है, वोस्त्रो अकाउंट है, उसमें कितना बैलेंस शो कर रहा है, बैंक के पास में कितना बैलेंस है, तो उसके लिए बीएएल जो स्टेटमेंट है वो आरबीआई के पास सबमिट करनी होती है। उसके बाद में एसटीएटी 5, इसको एसटीएटी का मतलब स्टेटमेंट ही है। स्टेटमेंट 5 डेटा ऑन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एफसीएनआर अकाउंट डिपॉजिट। जो बैंक के पास में एफसीएनआर डिपॉजिट आए हैं उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसके लिए रिपोर्ट जाएगी, और ये सारी रिपोर्ट फोर्टनाइट वाली हैं। उसके बाद में एसटीएटी 8, इसमें एनआरई और एनआरओ जो डिपॉजिट्स में ट्रांजैक्शन हुई है, एनआरई अकाउंट में या एनआरओ अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका डेटा आरबीआई के पास जाता है। एसटीएटी जो 8 रिटर्न है वो फाइल होगी यहां पर। उसके बाद में एनआरडीसीएसआर जो रिपोर्ट है वो आरबीआई के पास में जाती है नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स, है ना। जो भी डेटा है किससे रिलेटेड? नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट से रिलेटेड जो डेटा है इसकी रिपोर्ट जाएगी आरबीआई के पास में। उसके बाद में एक रिपोर्ट आरबीआई के पास और जाती है जिसका नाम है आईबीएस, इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स को लेकर। तो यहां पर ये जो डेटा है वो क्वार्टरली बेसिस पर जाएगा। तो क्वार्टरली बेसिस पर जो डेटा है वो आरबीआई के पास सबमिट होता है इंटरनेशनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेकर। बैंक के पास में इंटरनेशनल एसेट्स कितनी है, बैंक के पास में इंटरनेशनल लायबिलिटीज कितनी है, ये बैंक आरबीआई को बताता है यहां पर। तो आईबीएस रिपोर्ट सबमिट होगी यहां पर। एंड उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ रिमिटेंस सेंट अंडर लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम। तो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम के तहत यहां पर जितनी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी रेमिटेंस हुई है, उसकी स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है आरबीआई के पास में। और ये कब जाती है? मंथली बेसिस पर जाएगी, है ना। ये मंथली बेसिस पर ये रिपोर्ट जाएगी यहां पर। जो ऑथराइज डीलर्स हैं उन्हीं को अलाउ रहता है यहां पर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत यहां पर ट्रांजैक्शन करने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, है ना। स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट जो बायर क्रेडिट या सप्लायर क्रेडिट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी यहां पर बैंक के थ्रू गई है ना, बैंक के थ्रू जो भी बायर क्रेडिट या सप्लायर क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई है, तो मंथली बेसिस पर इसकी जो रिपोर्ट है वो आरबीआई के पास सबमिट होती है। वहीं पर नेक्स्ट आ जाता है FEMIS। तो यहां पर फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशन, यानी ट्रेजरी में, ये कहां से? ट्रेजरी वाली रिपोर्ट है कि बैंक के ट्रेजरी में फॉरेक्स में जो भी डीलिंग हुआ है यहां पर, है ना, जो डेली डेटा है, डेली डेटा रिपोर्ट FEMIS रिपोर्ट सबमिट होती है यहां पर। और उसके बाद में ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग टू रिपोर्टिंग होती है यहां पर, जो भी एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई है ECB में। ठीक है, तो वो रिपोर्ट यहां पर आरबीआई के पास जाती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट। ये अलग अलग तरह की रिपोर्ट हैं, इन रिपोर्ट्स के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें से कोई भी रिपोर्ट आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है, कोई सी भी रिपोर्ट को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। और ये सारे पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी ये सारे पॉइंट आपको कवर करा चुका हूं पेड क्लासेस में। तो बीएफएम की जो पेड क्लासेस हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं किस टाइम पर? बीएफएम की पेड क्लासेस आपके लिए रेगुलर बेसिस पर आ रही है 9 PM पर। ठीक है, तो डेली आपके लिए 9 PM पर क्लासेस आ रही हैं। ये क्लासेस कहां मिलेंगे? CIB के महापैक 2.0 में क्लासेस मिल जाएंगी।
अभी 7 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है CIB का, तो जल्दी जल्दी अपनी BFM की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लो, है ना, बाद में मौका नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है अपनी BFM की जो प्रिपरेशन जल्दी जल्दी है ना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर केस स्टडीज की प्रैक्टिस ही रह जाती है। तो सबसे पहले जो या कॉन्सेप्ट वाली बात चीजें हैं वो सब अपनी क्लियर कर लो। CIB के महापैक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और उसके ऊपर क्लिक करके आप CIB का महापैक ले सकते हैं, या दूसरा तरीका और यूज कर सकते हैं, आप गूगल में सर्च कर लो यहां पर अड्डा 24/7। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, और जैसे यहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो adda247.com पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में JIB CIB एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहां पर CIB जून 2024 में आ जाएंगे। और अभी आपके लिए जोस बैच, जील बैच स्टार्ट होने वाला है ना, जोस बैच या जील बैच आपके लिए शुरू होने जा रहा है। तो CIB के महापैक 2.0 में ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो यहां पर लाइव क्लासेस मिलेंगे, डेली लाइव क्लास आ रही है BFM की 9 PM पर। और अगर कभी कोई लाइव क्लास छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट सीरीज में 3-4 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, है ना। यहां पर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे ई बुक्स की फॉर्म में। मिनी मैराथन और महा मैराथन क्लासेस वीडियोज में अवेलेबल हैं। तो सिंपली आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे एक स्पेशल कोड इस्तेमाल करना है, कोड रहेगा Y195, है ना। इस कोड को टाइप करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहां पर आप देखेंगे डायरेक्टली आपको 25,671 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 79% का डायरेक्ट डिस्काउंट है, 1% का डिस्काउंट मिलेगा आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में कॉइन्स की फॉर्म में। तो आपके 325 रुपीज और कम हो जाएंगे। तो 6500 रुपीज में, 6500 रुपए में CIB का महापैक 2.0 कंप्लीट आपको मिल जाता है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस मोर केस स्टडीज, मोर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।